एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मेरे प्राचीन इतिहास के जो पिछला वीडियो रहा है, जो आपने देखा हुआ है कि हम लोगों ने हर्यक वंश के बाद विदेशियों का आगमन में सिकंदर देखा था। सिकंदर के बाद मौर्य वंश की स्थापना जो है संस्थापक भी देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को भी देखा हम लोगों ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने बिंदुसार को भी देखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। थोड़ा अगर रिवीजन के तौर पर हम लोग देखें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। ठीक है, मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था उसको कौटिल्य को माना गया है, कौटिल्य ही थे वो। और अखंड भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधने वाला भी प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने संपूर्ण क्षेत्राधिकार, भारत के क्षेत्राधिकार पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, अपने विस्तार किया हुआ था। हाँ, और कई सारे सामाजिक भी कार्य उसने किए थे और वहाँ की प्रजा भी बहुत अच्छा उसका सपोर्ट भी कर रही थी या भी प्रसन्न थी। ठीक है, इस प्रकार में देखते हैं कि उसके अंतिम समय में कुछ 12 साल का उसके साम्राज्य में अकाल पड़ता है, जिसके कारण जो है वो अत्यधिक दुखी हो जाता है और अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर वो कहाँ जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे चंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि वर्तमान में चंद्रगिरी के नाम से पहाड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जैन पद्धति संस्लेखना, जिसके उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देता है। जिसके बारे बाद में हमने बिंदुसार को भी देखा कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, बहुत ही शांतिप्रिय पुत्र था। और शांतिप्रिय पुत्र होने के साथ जो है कई जो है पुराणों में उसको संस्कृत में अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा गया उसको। और उसने अपने साम्राज्य को विस्तार को सुदृढ़ बनाया और उसको मजबूती के साथ जो है विस्तारित भी किया, उसकी संरक्षा की, जिसके तहत देखा गया उसने अंतर्राष्ट्रीय बिंदुसार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कई देशों के साथ स्थापित किए गए। जिसमें सबसे प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखा गया है वो देखा गया है कि सीरिया के शासक एंटियोकस के द्वारा एंटियोकस का जो राजदूत था डाइमेकस, वो भारत आया। भारत आने के बाद उसने भारत के बिंदुसार के द्वारा डाइमेकस एक संधि जो है सीरिया शासक के साथ होती है, जिसमें वह 3 चीज़ें मनाता है। जैसे एक सूखी अंजीर थी, मीठी मदिरा थी और एक दार्शनिक था। इन 3 प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चनों में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार ने किस अंतर्राष्ट्रीय शासक के साथ संधि स्थापित करी थी, तो वह डाइमेकस यानी कि सीरिया के शासक एंटियोकोटस था, जिसके डाइमेकस भारत आया था। ठीक है, और 3 चीज़ों की ही उसने बात करी थी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और आपका जो एक दार्शनिक, जिसमें दार्शनिक विषय वस्तु ना होने के कारण जो है सीरिया के शासक ने 2 ही चीज़ों को उपलब्ध कराया था। इसके बाद में देखा गया कि बिंदुसार के जो पुत्र थे, जो महानतम इतिहास की श्रेणी में अपना नाम रखते हैं, विश्व में जाने जाते हैं, जिनको अशोक सम्राट भी कहा जाता है, अशोक महान भी कहा जाता है। देखिए, अशोक के बारे में प्रारंभिक जीवन उसका वही हम लोगों को इस क्लास में देखना है अशोक को, कि आखिर साधारण अशोक चंडाशोक कैसे बना, क्रूर शासक क्यों बना, क्रूर शासक होने के बाद में ऐसा क्या घटित हुआ कि वह एक चंडाशोक से धर्माशोक अशोक हो गया और पूरे विश्व में एक महान शासक के रूप में दिखाई देता है, उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, कुछ ग्रंथों के अनुसार प्रारंभिक जीवन में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि प्रारंभिक जीवन अशोक का बहुत ही क्रूरता के साथ जो है गुजरा, बहुत ही क्रूरता के साथ प्रारंभिक जीवन, जिसमें प्रारंभिक जीवन में क्रूरता के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन हम इसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सीक्वेंस से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे। जैसे
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो है किसके पिता थे, जन्म क्या था, इस प्रकार से बिंदुसार के पिता कौन थे। सेम कंडीशन अशोक के पिता कौन थे, तो अशोक के पिता कई बार क्वेश्चन में आया है कि अशोक के पिता जो है बिंदुसार थे। अशोक के पिता बिंदुसार था, ठीक है। अशोक के पिता बिंदुसार थे और अशोक की माता का नाम सुभद्राणी था। अशोक के माता का नाम सुभद्राणी था। कई प्रकार के क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात किया जाए कि अशोक के विवाहों के बारे में बात किया जाए कि अशोक के विवाह किस किस के साथ हुए, तो इसका स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन कुछ विवाहों की इसकी चर्चा करी गई है कि इसकी जो पत्नियां थीं, अशोक की जो पत्नी थी, एक असंघमित्रा पत्नी थी, असंघमित्रा पद्मावती, ठीक है ना। इसके बाद में करुवाकी और संघमित्रा। ये इसकी पत्नियों के बारे में पूछा गया है। कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का जो एक पुत्र था महेंद्र, जो कि श्रीलंका धर्म प्रचार प्रसार के लिए गया था, उसकी माता का नाम क्या था, तो संघमित्रा था, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाता है कि उसके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्राणी, और उसके विवाह का जो कुछ एग्जाम्पल दिखाई देते हैं कुछ ग्रंथों के जो द्वारा पता पड़ता है, असंघमित्रा, पद्मावती, कारुवाकी और संघमित्रा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके विवाहों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखा जाता है कि कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ जैन अनुसूरियाँ ले लें या फिर आपका जैन बौद्ध ग्रंथ में ले लें, ठीक है। जैसे मान लें कि जैन ग्रंथों के अनुसार देखा गया है, इतिहास जो हमें बताता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार जो है अशोक ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की हत्या की थी, ये भी देखा गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि किन ग्रंथों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तो जैन ग्रंथों के अनुसार हमको ये पता पड़ता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए ही जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है ना। एक क्रूरता का ये उदाहरण मिलता है कि पहला उदाहरण है ये क्रूरता का 99 भाइयों की हत्या करना, ठीक है। अशोक का जो प्रारंभिक समय अगर मान लें, जो देखा गया है प्रारंभिक समय कि बिंदुसार की मृत्यु जो है 279 के में हुई थी। 279 में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, तो इसका समय काल जो देखा गया है 279 से जो इसका सत्ता प्राप्त करने का समय दिखाई देता है 263 दिखाई देता है, 263, ठीक है। अशोक का जो सम्राट का समय दिखाई देता है 263 दिखाई देता है, 263। अब इसमें अगर देखा जाए कि 79, ठीक है ना, और 63 के मध्य जो 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष में अशोक क्या था, 4 वर्ष का उल्लेख किस प्रकार से दिखाई देता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है अशोक ने 4 वर्ष किस प्रकार के अपने साम्राज्य में बिताए। आखिर उसने इस प्रकार का विवरण जो है कम से कम जो है प्राप्त होता है, या फिर यूँ कहें कि वह अपने 4 वर्ष, प्रारंभिक 4 वर्ष सत्ता प्राप्त करने के तुरंत बाद और सम्राट बनने के पूर्व उसने 4 वर्ष अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना, अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने की कोशिश की यह, और अपने संगठित सेना को तैयार किया और साम्राज्य विस्तार और शक्तिशाली बनाया, ठीक है ना। और इसी 4 वर्ष के बाद 263 से उसका कार्यकाल प्रारंभ
होता है। स्पष्ट हुआ। अशोक का अगर कार्यकाल प्रारंभिक की बात करी जाए तो 263 से जो है प्रारंभ होता है अशोक का, 263 ईसा पूर्व से। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है सम्राट बनने के बाद क्या अशोक ऐसे ही क्रूरता के साथ अपनी जनता साम्राज्य के साथ पेश हुआ? तो इसके भी कई सारे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें देखा गया है एक कहानी के अनुसार देखा गया है कि एक बार अशोक जो है अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहा था। ठीक है। अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो कुछ महिलाओं के द्वारा अशोक की क्रूरता का मजाक उड़ाया गया। अशोक की क्रूरता का मजाक उड़ाया गया। साथ ही क्रूरता में कुछ हास्य शब्द भी प्रयोग किए गए कि एक पतला दुबला जो शासक इतना क्रूर कैसे हो सकता है। यह चीज़ जो है अशोक को अच्छी नहीं लगी और उसने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसमें देखा गया कि उसने लगभग जो है 500 महिलाओं की हत्या की, महिलाओं की हत्या करवा दी, 500 महिलाओं की हत्या कर दी। ये भी इसकी क्रूरता का दूसरा प्रमाण प्राप्त होता है। पहला प्रमाण इसका ये प्राप्त होता है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, और साथ ही यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने अपने पिता की हत्या की थी या फिर जो उनको बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है। इसके बाद में ये देखा गया दूसरी क्रूरता का जो उदाहरण प्रस्तुत होता है कि 500 महिलाओं की हत्या की थी। ये सबसे बड़े उदाहरण उसके दिखाई देते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा क्रूरता का उदाहरण दिखाई देता है, अत्याचार का उदाहरण दिखाई देता है। इस अत्याचार में देखा गया कि अशोक ने एक आदमियों को सजा देने के लिए या अपने साम्राज्य के अपराधियों को सजा देने के लिए एक नगर की स्थापना की थी, जिसको नरमुंड नगर के नाम से जाना गया। नरमुंड नगर के नाम से जाना गया। नरमुंड नगर यह एक ऐसा नगर था जिसमें अशोक अपने अपराधियों को अधिक से अधिक यातनाएं देकर सजा करता था, अधिक से अधिक यातनाएं देकर सजा देता था। ठीक है। इसके बाद में ये देखा गया कि इसी के कारण, इसी सारे क्रूरता के कारण, इसी सारे जो है कृत्यों के कारण अशोक को चंडाशोक के नाम से भी जाना गया। अशोक को चंडाशोक के भी नाम से जाना गया। ठीक है। अशोक को चंडाशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, क्रूरता का मजाक उड़ाने के कारण 500 महिलाओं की हत्या की थी, और अपने साम्राज्य के अपराधियों को सजा देने के लिए उसने एक नरमुंड नगर की स्थापना की थी। इन सारे जो है जो कृत्य हैं, इसके आधार पर इतिहासकारों ने या फिर उसने स्वयं को, अपने आप को, लोग बाग उसको चंडाशोक के नाम से जाने लगे, जो कि हमें इतिहास से प्राप्त होता है कि अशोक को चंडाशोक क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब एक चंडाशोक व्यक्ति जो इस प्रकार की कमियों में लिप्त हो, वो आगे चल के एक दुनिया का जो है महानतम शासकों में अपने आप को उस श्रेणी में रख लेता है कि एक जो है किस प्रकार से आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो है वह एक चंडाशोक से होते हुए, इतने प्रकार की कमियां होते हुए, इतने प्रकार के साम्राज्य में अत्याचार करते हुए भी एक महानतम सम्राट के रूप में स्थान स्थापित किया। आखिर इसकी विशेषताएं क्या थीं? ऐसा इसने क्या किया? ये कई सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आते हैं, जो कि हमें इतिहास के माध्यम से भी उनको हल किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अशोक एक चक्रवर्ती शासक था। ठीक है। चक्रवर्ती शासक था। इतिहास ने उसके कृत्यों के कारण एक साधारण अशोक को अशोक महान बना दिया। अशोक महान बना दिया। ठीक है ना, जो कि महानतम शासकों की श्रेणी में आया। आखिर ऐसा क्या हुआ
ठीक है, कि एक साधारण अशोक, एक अशोक एक अत्याचारी जो है राजा, एक महान सम्राट बन बैठा, ठीक है, जिसके कई प्रकार के जो है इतिहासों से व्याख्यान मिले हैं, जिसमें कहा गया, जिसकी सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में हम लोग देखेंगे कि किसी भी शासक या किसी भी व्यक्ति की महानता की श्रेणी उसके कृत्यों पर आधारित होती है, कि आखिर उसने काम कैसा किया, उसने काम किस प्रकार से किया। ठीक है, इसमें देखा गया है, जैसे अशोक के समय में अगर हम लोग चर्चा करें अशोक के समय में, तो अशोक के समय में जो यह शासक था, एक साम्राज्यवादी दौर था। साम्राज्यवादी दौर में वही स्थिति होती है कि हर छोटी मछली बड़ी मछली को खाना प्रारंभ कर देती है, खाती है, ठीक है ना। यही छोटे राज्य, इसी दौर में छोटे राज्य जो है बड़े राज्यों से हार मानकर उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात बड़े राज्य छोटे राज्यों को हर हाल में अपने अंडर में करना चाहते थे। ठीक है, इस सारी जो है व्यवस्थाओं के कारण और अपने आप के व्यक्तित्व नेचर के कारण, जो अशोक का नेचर था प्रारंभिक क्रूर शासक के रूप में था, जो कि इतिहास हमें बताता है कि क्रूर शासक के रूप में था, आखिर उस व्यक्ति ने जो है एक तात्कालीन परिस्थितियां समय की जो थी, जो कि जहाँ एक शासक दूसरे शासक पर अत्याचार कर रहे, एक राज्य दूसरे राज्यों पर अत्याचार कर रहे, उस समय जो है अपने आप को संयम के साथ अपने पूर्व घटित कृत्यों पर जो है शोक जताते हुए उनको सारे कृत्यों को छोड़ा और वर्तमान में भविष्य के लिए बहुत अच्छी नीतियों का जो है प्रारंभ किया। ठीक है ना, स्पष्ट होता है किसी भी व्यक्ति की महानता तात्कालीन समय में अपने आप में अच्छे कृत्यों के कारण निर्धारित होती हैं। जैसे मान लें कि अशोक के समय में जो साम्राज्यवादी दौर था, साम्राज्यवादी दौर में अशोक ने अच्छे पुराने कार्यों को छोड़कर, जो कि उसके बहुत ही जो है खराब कार्य थे, उस खराब कार्यों को छोड़कर जो साम्राज्यवादी दौर में अच्छे कामों को अपनाया, और जब अच्छे कामों को अपनाया और इसी आधार पर एक साधारण अशोक महान धर्म के रूप में देखा जाता है। जैसे इसकी प्रारंभिक स्थिति जो कि महत्वपूर्ण कई सारे एग्जाम में पूछी गई है कि ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जो एक साधारण अशोक महान बनाने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया। कलिंग युद्ध, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बार कई छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग की व्याख्या की गई। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसके अनुसार कलिंग की क्या की गई, व्याख्या की गई। कलिंग की व्याख्या उस प्रकार से की गई जैसे पूर्व घटित जो महाजनपद काल में मगध का स्थान था, वहीं तात्कालीन समय में कलिंग का स्थान था। अर्थात मगध वहाँ पे बहुत अच्छा, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से हो और चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, विस्तारवादी रीति के तहत हो, या फिर अपने आप को सुरक्षित दृष्टि से हो, वो सारी की सारी खूबियाँ मगध में थी। वही सारी खूबियाँ वर्तमान में कलिंग के पास थीं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखा गया कि कलिंग बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहाँ पे कीमती लकड़ियाँ उत्पादन होती थी, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायता प्रदान करती हैं। और साथ ही कलिंग में हाथियों का भी बहुत बड़ा जो है झुंड स्थापित था, जो कि हमारी सैन्य शक्ति बढ़ाने में सहायता करती है। और साथ ही कलिंग
उड़ीसा के तात्कालिक जो है समुद्र से लगा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विस्तार अर्थात संबंध या व्यापारिक स्थितियों को भी मजबूत करती है। इस प्रकार की विशेषताएं कलिंग पर थीं। और कलिंग के जो राजा के रूप में देखा गया है कि कलिंग का राजा संभव था नंदराज था। नंदराज, राजा नंदराज था। इस नंदराज को हराने के लिए कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि अशोक और नंदराज के मध्य हुआ था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलिंग के युद्ध में कौन कौन शासकों ने, किस किस शासकों ने जो है एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, तो अशोक और नंदराज। ठीक है, अशोक और नंदराज, यह इतिहास का इतना भयानक युद्ध था, इतना भयानक युद्ध था जिसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ। करीब 1.5 से 2 लाख जो है सेना इसमें मारी गई। यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया था। स्त्रियों के भाग होने के बाद इसमें कहीं बच्चे भी सम्मिलित थे। इस प्रकार के कुछ वृत्तांत प्राप्त होते हैं। और साथ ही जब युद्ध के परिणाम स्वरूप, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, कलिंग के युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक की विजय होती है। अशोक की विजय होती है। अशोक की विजय होती है और उसी विजय उपलक्ष्य में, उसी रण क्षेत्र में अशोक क्या करता है, एक प्रसन्न मुद्रा में रहता है। अशोक प्रसन्न मुद्रा में रहता है। अशोक इसी जो है कलिंग युद्ध में कि मैंने युद्ध जीत लिया, और इसी की जब खुशी और प्रसन्नता जो है मना रहा होता है, तब उसकी दृष्टि रण क्षेत्र में पड़ती है। और जब वो रण क्षेत्र में देखता है कि मेरे चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, रक्तपात बहुत ज़्यादा है, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, कोई बिलख रहा है, कोई मरा पड़ा है, किसी के परिजन अपने शवों से लिपट के रो रहे हैं। इस भयावह स्थिति को देखा जब अशोक ने, तो अशोक के बीच एक अंतरात्मा में परिवर्तन हुआ, और इसी परिवर्तन के कारण ही अशोक जो युद्ध नीति है, जिसको भेरी घोष कहा गया है, युद्ध नीति। अशोक कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक ने किस नीति को त्याग कर कौन सी नीति को अपनाया, तो अशोक ने युद्ध नीति, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति या भेरी घोष, युद्ध नीति या भेरी घोष को त्यागा। ठीक है ना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद इस विशेष प्रकार भयानक दृश्य को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ। ठीक है ना, कलिंग युद्ध में ही हुआ था, उसके युद्ध के परिणाम के बाद। और उसमें युद्ध नीति का परित्याग करके या भेरी घोष को त्याग करके एक जो है अपने अंदर एक और घोष की स्थापना की, जो आगे चल के धम्म घोष कहलाया। धम्म घोष कहलाया। यह धम्म घोष क्या था? यही धम्म घोष था जो एक साधारण अशोक को अशोक महान बनाता है। साधारण अशोक को अशोक महान बनाता है। तो यह धम्म क्या था, इसके बारे में भी हमें जानना है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यहीं से आते हैं कि अशोक के द्वारा भेरी घोष का त्याग कब किया गया, तो कलिंग युद्ध के बाद किया गया। अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर कौन से घोष नीति को अपनाया? धम्म घोष को अपनाया था। अशोक ने कौन सी नीतियों को त्यागा था? तो युद्ध नीति को त्यागा था। किस प्रकार से क्वेश्चन, ऐसा कौन सी नीति थी, कौन सी जो है नीतियां थीं जो अशोक को एक साधारण अशोक से अशोक महान बना देता है? तो वह धम्म घोष था। धम्म घोष की स्थापना किसने की थी? तो वह अशोक ने की थी। धम्म घोष की स्थापना कब की थी? कलिंग युद्ध के बाद की थी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो अशोक और संभवतः नंदराज के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और सटीक आंसर इसके होते हैं। इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। अब हमें ये देखना है कि आखिर अशोक का धम्म क्या था। ठीक है,
धम्म। देखिए धम्म जो है संस्कृत के धर्म से संबंधित है। धम्म जो है धर्म से संबंधित है। जो धर्म जो है बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी दर्शाई गई है कि धम्म व्यक्तियों में शालीनता उत्पन्न करता है, मित्रवत संबंध स्थापित करता है, व्यक्तियों के साथ अच्छे आचार विचारों का आदान प्रदान करता है और दूसरों को दया दृष्टि की भावना, दान दक्षिणा की भावना, पूजा अर्चना की भावना, इस प्रकार का जो है ये हमें सिखाता है। इस प्रकार की विशेषताओं को धम्म के बीच में रखा गया है। तो धम्म बहुत ही सिंपल सा तरीका है धम्म की विशेषता बारे में कि धम्म एक धर्म है, ठीक है ना। जिस प्रकार से अगर जो है होता है कि जो हम आगे चल के मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे कि वो सम्राट जो है अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था, जैसे उन्होंने दीन ए इलाही चलाया था, वैसे अशोक के द्वारा जो एक धर्म चलाया गया था वह कौन था, तो वह यह धम्म ही था। अशोक के द्वारा चलाया गया एक धर्म जो कि धम्म के नाम से जाना गया। यह धम्म जो है बौद्ध धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है, बौद्ध धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जे अन्य धर्मों की आलोचना करता है। ये धम्म बौद्ध धर्म को जरूर अपने आप में ज़्यादा समेटे हुए है, लेकिन अन्य धर्मों की भी सम्मान याचना करता है, सम्मान को अन्य धर्मों को सम्मान की दृष्टि से दर्शाता है। धम्म क्या है? सबसे पहले धम्म वह धर्म है जो अशोक के द्वारा चलाया गया था। इस धम्म के द्वारा जो है व्यक्तियों के आचार विचार अच्छे, आदान प्रदान, दान दक्षिणा जो है और व्यवहार संबंध, पशु पक्षियों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, इस प्रकार की इसमें खूबियाँ थी। किसमें? धम्म में। और इन्हीं सारी विशेषताओं को अशोक ने जो है अपने शिलालेखों में दर्शाया, अपने अभिलेखों में दर्शाया। जैसे अशोक के 14 शिलालेख हैं, उन 14 शिलालेखों में जो है अशोक ने अपने धम्म की चर्चा की कि मैंने जो है अपने साम्राज्य में किस प्रकार से धर्म का विस्तार किया, धर्म में किस को लगाया, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं, चिकित्सालय जो है अन्नागार, इस प्रकार की विशेष बातें दिखाई गई। धर्म महापात्रों को धर्म प्रचार प्रसार के लगा दिया, कर नहीं लेना, कुछ क्षेत्रों में कर त्याग दिया उन्होंने, और इस प्रकार से उन्होंने शिलालेखों में दर्शाया। साथ ही कुछ पुराणों के अनुसार, जैसे मान लें कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना, ब्राह्मण कई प्रकार से क्वेश्चन आ गया है यहाँ से कि अशोक को किन किन नामों से जाना गया इतिहास में। तो अशोक को कई नामों से जाना गया। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ मान लें, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अशोक को कुछ और माना गया, ठीक है ना। दूसरा, ईरानी ग्रंथों के अनुसार कुछ और माना गया इनको, ठीक है। मुद्रा राक्षस या फिर कल्हड़ की तरंगिनी में कुछ और माना गया। जैसे राज तरंगिनी में माना गया इनको शिव का उपासक, ठीक है। ईरानी ग्रंथों के अनुसार देवा नाम प्रिय और प्रिय दर्शनी कहा गया, अशोक कहा गया, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अशोक को अशोक कहा गया। ईरानी ग्रंथों के अनुसार अशोक को देवा नाम प्रिय दर्शन कहा गया, प्रिय दर्शनी कहा गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा सम्राट था जिसको प्रिय दर्शनी के नाम से जाना गया, तो अशोक कौन सा था? सम्राट अशोक था। इसके बाद में शिव का उपासक किसको कहा गया मौर्य साम्राज्य के शासकों में? तो किसको कहा गया? अशोक को कहा गया। राज किसकी रचना में कहा गया? कल्हड़ की राज तरंगिनी में कहा गया कि वह शिव का उपासक था। इस प्रकार से इतिहास इसको कई प्रकार के नामों से जानता है।
ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आखिर जो है अशोक ने जो है अपने नीतियों को किस प्रकार से चलाया, नीति अर्थात धम्म, अपने धम्म को किस प्रकार से चलाया, ठीक है, अपने धम्म को किस प्रकार से चलाया, और इसी धम्म को चलाने के लिए अशोक ने किस प्रकार से नियम बनाए, और आखिर इस साम्राज्यवादी दौर में धम्म नीति के द्वारा ही जो है धम्म नीति के द्वारा आप साम्राज्य की जनता को, राजाओं को, महाराजाओं को कैसे अपने आप में सम्मिलित किया। क्योंकि कई इतिहासकार इस पर आलोचना व्यक्त करते हैं कि अशोक का धम्म ही एक वह कारण था जो कालांतर में साम्राज्य जो है मौर्य काल का पतन का कारण बना, मौर्य वंश के काल का क्या बना, कारण बना। कौन बना? अशोक का धम्म। और साथ ही अशोक के बाद जो भी राजा आए वो कैसे आए, एक निर्बल आए और जो है कमज़ोर शासक आए। उन सारी स्थितियों के कारण भी एक कारण दिखाई देता है। लेकिन अशोक का धम्म, देखिए अशोक का धर्म नीतियों पर आधारित था, लेकिन जो है अशोक के स्वभाव में एक प्रारंभिक सभा में क्रूरता भी थी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दर्शाया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने मेरे धम्म को नहीं माना, ठीक है ना, या धर्म का पालन नहीं किया, किसी भी व्यक्ति ने, साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति ने मेरे धम्म या धर्म का पालन नहीं किया, तो एक साधारण अशोक को, धर्माशोक अशोक को चंडाशोक अशोक बनने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार की व्याख्या भी कहीं ना कहीं इतिहास से हमें जानकारी प्राप्त होती है इस प्रकार की। तो यूँ कह सकते हैं कि इस साम्राज्यवादी दौर में अशोक एक चक्रवर्ती शासक होने के बाद कारण जो है धम्म की स्थापना करी, और इसी धम्म ने एक साधारण अशोक को अशोक महान बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं यह धम्म ही वह था जिसने मौर्य वंश के पतन का कारण भी दर्शाया, ठीक है। और तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे शिलालेख और अवलेख, तो शिलालेख और अवलेख जो हम देखेंगे वो शिलालेख और अवलेख जो 14 शिलालेख थे, जिसमें देखा गया कि अशोक ने जो है अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री जो है संघमित्रा और जो है अपने पुत्र महेंद्र को, अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र, ठीक है ना, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है जी, ठीक है, कई बार छोटे बड़े एग्जाम में कई बार आया है कि अशोक ने श्रीलंका धम्म के प्रचार के लिए किसको भेजा, तो किसको भेजा? संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा, ठीक है।